गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अध्याय 5 में हम अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें अम्ल, क्षार और लवण की आपको सामान्य विशेषताएं, उनके उदाहरण कि कौन कौन से अम्ल होते हैं, कौन से क्षार होते हैं और कौन से लवण है। और लवण के अंदर आपको क्रिस्टलन जल के बारे में इसकी परिभाषा बता दी गई थी कि लवण के एक सूत्र इकाई आयतन में उपस्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहती है। कोई भी जो लवण है जिसका एक सूत्र इकाई आयतन है, उसमें जल के जितने अणु निश्चित अणु उपस्थित होते हैं उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। इसके उदाहरण हो गए थे। लवण के बारे में एक बात और है जो आपको अध्याय 6 में भी बता दी गई है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलकर के जो लवण बनाते हैं वो कहलाते हैं उदासीन लवण। NaOH, HCl, HCl, ये देखो आप इसमें लवण के बारे में पढ़ रहे थे। लवण के बारे में थोड़ा और देखो, इसमें प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार, ये क्रिया करके जो लवण बनाते हैं उन्हें कहते हैं उदासीन लवण। तो लवण 3 प्रकार की है। ये लवण 3 प्रकार के बताए गए हैं इसमें। जैसे प्रबल अम्ल, इसका उदाहरण है HCl, और प्रबल क्षार, इसका उदाहरण है NaOH, और ये मिलकर के बनाते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड उदासीन लवण है, प्लस H2O। एक हमने ये भी पढ़ा था कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये मिलकर के अम्लीय लवण बनाती है, प्लस जल। जैसे प्रबल अम्ल यही है HCl, और दुर्बल क्षार का उदाहरण है NH4OH, तो ये बनाता है NH4Cl प्लस H2। अमोनियम क्लोराइड और दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार, ये मिलकर के बनाती है क्षारीय लवण प्लस जल। यानी दुर्बल अम्ल का उदाहरण है CH3COOH, और प्रबल क्षार, ये प्रबल क्षार NaOH, तो ये बन जाएगा CH3COO और Na, CH3COO Na, यानी क्षारीय लवण प्लस H2O। 3 प्रकार के लवण बनी है। एक तो है उदासीन लवण प्लस जल, एक है अम्लीय लवण और एक है क्षारीय लवण। अम्लीय लवण है, इनकी उदासीन लवण है, इनकी pH का मान 7 होता है। अम्लीय लवण है, इनकी pH का मान 7 से कम होता है। और क्षारीय लवण है, इनकी pH का मान 7 से अधिक होता है। ये लवण के प्रकार हो गए, ये अध्याय 6 में भी आपको बता दिए गए हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार की परिभाषाएं। यानी अभी तक आपको अम्ल, क्षार और लवण के बारे में सामान्य बातें हैं, ये बता दी गई थी। अब है अम्ल क्षार की परिभाषाएं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। उनके अनुसार अम्ल क्या है और क्षार क्या है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे आर्हेनियस की संकल्पना या अवधारणा। अम्ल क्षार की परिभाषाएं, इसमें सबसे पहले है आर्हेनियस संकल्पना या अवधारणा। यानी अम्ल क्षार की आर्हेनियस संकल्पना क्या है। अम्ल क्षार के बारे में आर्हेनियस नामक वैज्ञानिक ने क्या बातें बताई थी। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में
H+ आयन देते हैं एवं क्षार वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। H+ यानी हाइड्रोजन आयन और OH- हाइड्रोक्सिल आयन, OH हाइड्रोक्सिल, ये हो गए हाइड्रोक्सिल आयन, OH का अम्ल। तो ये परिभाषा है, ये आर्यनियस ने दी थी। किसकी परिभाषा है ये अम्ल क्षार की परिभाषा है। आर्यनियस के अनुसार अम्ल क्षार किसे कहा जाता है? आर्यनियस के अनुसार अम्ल तो वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। H+ आयन देने वाले पदार्थ कहलाते हैं अम्ल, और जलीय विलयन में OH- आयन देने वाले पदार्थ है वो कहलाते हैं क्षार। इसके उदाहरण कि अम्ल कौन कौन से हैं और क्षार कौन से हैं। अम्ल के उदाहरण आपको बताया गया था पहले भी। HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये H+ और Cl- में वियोजित होता है, यानी ये H+ आयन दे रहा है। HCl क्या है? अम्ल है। H2SO4, इसमें हाइड्रोजन आयन है 2, तो 2H+ और एक हो जाएगा SO4-। तो ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है जलीय विलयन में, इसलिए ये भी क्या हो गया? अम्ल है। H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, इसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। H+ और NO3-, दो भागों में वियोजित हो रहा है। इसमें से H+ है वो अलग हो रहे हैं और बाकी दूसरा समूह है वो अलग हो रहा है। CH3 COOH, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। CH3 COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं। ये दो भागों में वियोजित हो रहा है। एक तो हो रहा है CH3 COO, ये तो है माइनस वाला, और एक है H+। तो ये सभी जलीय विलयन में H+ आयन देती है। इसमें ये H+ है, इसमें ये H+ है, इसमें H+ है और इसमें H+ है, इसलिए ये क्या हो गए? ये सभी अम्ल हैं। आर्यनियस के अनुसार जलीय विलयन में H+ आयन देने वाले अम्ल कहलाते हैं। और क्षार कौन से होते हैं? जो जलीय विलयन में OH हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, NaOH, ये वियोजित हो जाएगा Na+ और OH-। NaOH के अलावा जैसे KOH, K+ और OH-, NH4OH, NH4+ और OH-, MgOH का होल ट्वाइस, Mg+ और OH, इसके कितने हैं? OH के 2 हैं, तो 2OH-। और इसी प्रकार से कैल्शियम है CaOH का होल ट्वाइस, तो Ca+ और OH- आ जाएगा 2OH। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम का लिख लो CaOH का होल ट्वाइस, Ca+, इसकी संयोजकता 2 होती है, और OH के ये 2 हो गए। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3, तो इसमें सभी में क्या हो रहा है? OH आयन ये अलग हो रहे हैं, वियोजित हो रहा है OH आयनों में। जलीय विलयन में OH आयन दे रहे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ये हो गई आर्यनियस की संकल्पना, बिल्कुल सरल परिभाषा है। आर्यनियस के अनुसार अम्ल किसे कहते हैं? जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ये सभी H+ आयन दे रहे हैं जलीय विलयन में, इसलिए ये सभी अम्ल हैं। और क्षार किसे कहा जाता है? जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं,
वो क्या कहलाती है? क्षार कहलाती है। अब प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार किससे कहा जाता है? इनके आप एक एक दो उदाहरण और परिभाषा है, ये ध्यान रखना। प्रबल अम्ल किससे कहा जाता है? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाती है या आयनित हो जाती है। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है, वो कहलाते हैं प्रबल अम्ल। इसके उदाहरण है जैसे HCl, H2SO4, ये प्रबल अम्ल है। HNO3 है, ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है, यानी H+ है, इसके संपूर्ण H+ है वो अलग हो जाती है। इसमें भी H2SO4 में जो H+ है पूरी की पूरी H+ है वो अलग हो जाती है। HNO3 में भी H+ है वो अलग हो जाती है। तो विलयन में इनको डालने पर इनके संपूर्ण H+ है वो अलग हो जाती है, आयनित हो जाती है, ये कहलाती है प्रबल अम्ल। इसका विपरीत हो जाएगा दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहा जाता है? वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं। इसका उदाहरण है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। एसिटिक अम्ल क्या है? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है। एसिटिक अम्ल को विलयन में, जलीय विलयन में, जल में डालने पर इसके संपूर्ण H+ है वो अलग नहीं होते हैं, ये इस रूप में भी रह जाता है और अलग है वो होते भी है लेकिन संपूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए पूर्णतः आयनित नहीं होने के कारण से ये क्या है? दुर्बल अम्ल है। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा क्षार की हो जाएगी। प्रबल क्षार किसे कहा जाता है और दुर्बल क्षार किसे कहा जाता है? प्रबल क्षार की भी इसी तरह से परिभाषा है। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती हैं वो क्या कहलाती है? प्रबल क्षार। इसके उदाहरण है NaOH, KOH। परिभाषा बिल्कुल इसी तरह से परिभाषा इसमें हो जाएगी। वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है, यानी ये क्या हो जाती है? पूर्णतः आयनित हो जाती है। और दुर्बल क्षार किसे कहा जाता है? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होती है, वो कहलाते हैं दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार के उदाहरण है जैसे NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये इसके उदाहरण है। MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है, ये दुर्बल क्षार है। तो ये इसमें उदाहरण पूछ लिया जाता है कि प्रबल अम्ल के कोई दो उदाहरण दीजिए या प्रबल क्षार के कोई दो उदाहरण दीजिए, इस तरह से प्रश्न पूछ लेते हैं। तो ये आरएनएस संकल्पना है, ये कंप्लीट हो गई है। आरएनएस के अनुसार अम्ल क्षार किसे कहा जाता है? आरएनएस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित होते हैं। जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो अम्ल कहलाती है, और जलीय विलयन में OH- या हाइड्रोक्सिल आयन देती है वो क्षार कहलाती है। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाती है वो प्रबल कहलाती है। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं अर्थात कुछ मात्रा में अनआयनित भी रहती है वो दुर्बल कहलाती है। तो ये प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार के बारे में हो गया। अम्ल क्षार की
पहली जो संकल्पना है ये हो गई। इसके बाद में अम्ल क्षार की हम दूसरी संकल्पना पढ़ेंगे। ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना। इन वैज्ञानिकों के नाम ध्यान रखना। एक तो है जोहान्स ब्रांस्टेड, व थॉमस एम लोरी। जोहान्स ब्रांस्टेड व थॉमस एम लोरी ने अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना दी थी। और इसकी परिभाषा क्या है? इसके अनुसार अम्ल किसे कहते हैं और क्षार किसे कहते हैं? तो ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन यानी H+, यहाँ पर H+ है, उसको प्रोटॉन कहा गया है। जलीय विलयन में प्रोटॉन दाता होते हैं तथा क्षार वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में प्रोटॉन यानी H+ ग्राही होते हैं। ग्राही यानी ग्रहण करने वाले, दाता यानी देने वाले। जलीय विलयन में जो H+ देते हैं, प्रोटॉन देते हैं, प्रोटॉन दाता, वो तो होते हैं अम्ल। और जलीय विलयन में जो प्रोटॉन ग्राही होते हैं, H+ ग्रहण करते हैं, वो होते हैं क्षार। ये परिभाषा दी थी ब्रांस्टेड-लोरी ने कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में H+ आयन प्रोटॉन दाता होते हैं, प्रोटॉन देते हैं, और जलीय विलयन में जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्षार होते हैं। इसके उदाहरण है जैसे ये A+B। A एसिड है, B का मतलब बेस है। इधर भी A लिख रहा हूँ एक बार और ये B लिख रहा हूँ। अम्ल, एसिड, बेस, क्षार। अम्ल वे पदार्थ है जो जलीय विलयन में प्रोटॉन दाता होते हैं, यानी ये अम्ल है, ये प्रोटॉन देने वाला है, H+ देने वाला है, यानी इसके पास में क्या होना चाहिए? H+ होना चाहिए। अम्ल के पास में प्रोटॉन होते हैं तो वो प्रोटॉन देते हैं विलयन में, और ये प्रोटॉन ग्राही है। अब इसको कैसे लिखेंगे? जो अम्ल है ये प्रोटॉन त्याग करके, प्रोटॉन दे करके, और ये इस तरह से हो जाएगा। यानी अब इसके पास में H+ नहीं है, अम्ल के पास में प्रोटॉन होता है, लेकिन यहाँ पर अम्ल नहीं, ये H+ नहीं है, इसलिए अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया संयुग्मी क्षार। इसीलिए इसको संयुग्मी क्षार कहा जाता है। अब इसको अम्ल नहीं कह सकते। अम्ल कहने का मतलब तो है कि उसके पास में H+ होना चाहिए, प्रोटॉन होना चाहिए, प्रोटॉन देने वाला है वो अम्ल कहलाता है। इसके पास में प्रोटॉन नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? H+ आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। यानी उसके पास में अब H+ आ गया है तो वो कहलाएगा अब संयुग्मी अम्ल। जो यहाँ पर क्षार था वो तो हो जाएगा संयुग्मी अम्ल, और जो यहाँ पर अम्ल था वो हो जाएगा संयुग्मी क्षार। इस तरह से एक तो H+ देता है तो देने वाला है वो तो अम्ल होता है, और दूसरा H+ जो ले रहा है, प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है,
तो ग्रहण करने वाला है वो कहलाता है क्षार। ये बात आर्हेनियस ने बताई थी। तो अम्ल है वो प्रोटॉन दाता है और प्रोटॉन त्याग करके वो बदल जाता है संयुग्मी क्षार में, और क्षार है ये प्रोटॉन ग्रहण करके ये बदल जाएगा संयुग्मी अम्ल में। इसके और उदाहरण देखो आप। जैसे H2O प्लस NH3, एक तो वो है जो H प्लस त्यागेगा इसमें और एक वो है जो H प्लस ग्रहण करेगा। तो OH है, ये H2O है, इससे H प्लस अलग हो जाएगा तो ये OH प्लस यहाँ पर NH3 है, H प्लस इसमें जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा NH4। H2O OH में बदल गया और NH3 है ये NH4 में बदल गया, यानी ये एक H ग्रहण कर रहा है, यहाँ पर ये अम्ल की तरह व्यवहार कर रहा है H2O, तो और वहाँ ये NH3 है ये क्षार की तरह कार्य कर रहा है। इसके नीचे आप लिख सकते हैं कि यहाँ पर लिख दो अम्ल और ये क्षार, ये H प्लस त्याग रहा है तो यहाँ पर एक H कम हो जाएगा यानी OH शेष रहेगा, ये रहा। अम्ल है ये बदल जाएगा संयुग्मी क्षार में, और क्षार है ये H ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करने से यहाँ पर एक H में वृद्धि हो जाएगी, NH4 हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे संयुग्मी अम्ल। यहाँ पर ये H प्लस दाता H प्लस त्याग रहा है, ये H प्लस ग्राही H प्लस ग्रहण कर रहा है। तो एक उदाहरण तो ये हो गया इसका ब्रांस्टेड-लोरी संकल्पना का। यहाँ पर जल है ये प्रोटॉन दाता है, इसलिए ये अम्ल है जो प्रोटॉन त्याग करके संयुग्मी क्षार में बदल जाएगा। अमोनिया NH3 यहाँ पर क्षार है जो प्रोटॉन ग्रहण करके और संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। इसके बाद में एक दूसरा उदाहरण और है, HCl प्लस H2O, HCl प्लस H2O। HCl से H अलग हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा Cl। H2O में जो अलग हुआ H है वो H2O में आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस H3O। ये अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर जल है वो क्षार की तरह से कार्य कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, आगे ये प्रोटॉन ग्रहण करेगा इसलिए H3O बनाएगा। तो HCl है वो तो चेंज हो जाएगा Cl में, यानी H प्लस दाता, इसने अपना H प्लस त्याग दिया है। H प्लस त्यागने के कारण से यहाँ पर सिर्फ Cl रहेगा क्लोरीन, और ये H2O है ये H ग्रहण करके और H3O में बदल जाएगा, यानी ये हो गया H प्लस ग्राही। अम्ल है ये अपना प्रोटॉन त्याग करके और ये बदल जाएगा संयुग्मी क्षार में, संयुग्मी क्षार में, और जो क्षार है वो प्रोटॉन या H प्लस ग्रहण करके और वो बदल जाएगा संयुग्मी अम्ल में। तो ये इसमें ध्यान रखना कि एक प्रोटॉन दाता होता है, एक प्रोटॉन ग्राही होता है। जो प्रोटॉन देने वाला है वो अम्ल कहलाता है जो क्षार संयुग्मी क्षार में बदल जाता है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करने वाला होता है जो क्षार है वो प्रोटॉन ग्रहण करके और वो बदल जाएगा संयुग्मी अम्ल में।
तो ये अम्ल क्षार की 2 संकल्पनाएं आपको बता दी गई है। आरएनएस संकल्पना में आपको सिर्फ जो यौगिक है उनका सूत्र ध्यान रखना और उसका वियोजन करना है कि कौन सा H+ दे रहा है और कौन सा OH- दे रहा है। उसमें दोनों ही H+ और OH दोनों ही दिए जाते हैं, अलग हो रहे थे जिले विलयन में। ये संकल्पना थी आरएनएस की। इसमें एक दे रहा है, एक H+ दे रहा है तो दूसरा H+ ग्रहण भी कर रहा है, ये इसमें अंतर है। इसमें OH का कोई नाम नहीं आएगा, इसमें एक H+ त्याग रहा है और संयुग्मी क्षार में बदल जाएगा, और एक जो क्षार है वो H+ ग्रहण करके और संयुग्मी अम्ल में बदल जाता है। तो ये अम्ल क्षार की 2 संकल्पनाएं हो गई। अम्ल क्षार की जो लुईस संकल्पना है, तीसरी संकल्पना है, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।